हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी वायरस जो है उसको एक्सप्लेन किया था। अब इसके अंदर हम हेपेटाइटिस सी, डी और ई तीनों को हम एक्सप्लेन करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं इस पूरे जो पेज है इसकी मैं एक पिक्चर ऐड कर दूंगी। हेपेटाइटिस सी जो है वायरस जो है दैट इज फ्लेवी वायरस, आरएनए वायरस होता है, दैट इज फ्लेवी वायरस, इसके द्वारा कॉज किया जाता है। ठीक है। हेपेटाइटिस डी वायरस होगा वो डिफेक्टिव आरएनए वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है। और हेपेटाइटिस सी जो है ये कैल्सी वायरस जो होता है, ये आरएनए वायरस होता है, इसके द्वारा कॉज किया जाता है। ओके। ये जो होता है ये पेरेंटल रूट से, मतलब ब्लड्स वगैरह से ट्रांसफ्यूजन होगा, आईवी वगैरह से ट्रांसफ्यूजन होगा। और साथ में कॉन्टामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स भी होते हैं। किसी ऐसे पर्सन का ब्लड आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया, ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, जो ऑलरेडी सफ़र कर रहा था हेपेटाइटिस से, सो आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और ज़्यादा इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसमें भी पेरेंटल रूट है ब्लड वगैरह से। और रिक्वायर एक अलग चीज़ है कि ये हमेशा जो हेपेटाइटिस डी वायरस जो होता है हमेशा देखने को मिलता है हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ। अगर पर्सन हेपेटाइटिस बी वायरस सफ़र कर रहा है तो उसको आगे जाके हेपेटाइटिस डी से भी वो सफ़र कर सकता है। ये को इन्फेक्शन होता है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के एक साथ देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके साथ हेपेटाइटिस ई वायरस जो है फीकल ओरल रूट से ही ट्रांसफ्यूज, मतलब कि जो अगर आपने कुछ कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर ऐसी चीज़ें अगर आप ली हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थी तो आपको हो सकता है ये। तो फिर रिस्क ऑफ फैक्टर्स की अगर बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर जो आईवी ड्रग यूज़ करते हैं उन पर्सन्स को ज़्यादा चांसेस होते हैं हेपेटाइटिस सी से सफ़र करने के। क्योंकि हमने कहा कि ये जो है ब्लड प्रोडक्ट वगैरह, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने का जो आईवी सिरिंजेस जो ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनको हो सकता है ये। उसके साथ हेपेटाइटिस डी का अगर रिस्क फैक्टर बोलूँ तो अगर ऑलरेडी अगर कोई पेशेंट हेपेटाइटिस बी वायरस से सफ़र कर रहा है, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन है, तो वो पेशेंट हेपेटाइटिस डी से भी सफ़र कर सकता है। रिस्क फैक्टर होता है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन वाले पेशेंट को। हेपेटाइटिस ई जो होता है ये अगर कोई एंडेमिक एरियाज के अंदर ये वायरस जो होता है उसी साइड देखने को मिलता है। तो अगर एंडेमिक एरिया के अंदर अगर कोई ट्रैवल करके आया होता है तो उसको चांसेस होते हैं कि उसको हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। फिर बात करती हूँ मैं एक्यूट कंडीशन। तो एक्यूट कंडीशन की अगर बात करूँ तो एक्यूट कंडीशन में यूजली ये एसिम्टोमेटिक होता है, कभी कोई सिम्टम शो नहीं करता है। एक्यूट फेज जिसकी ऑफन मिस्ड होती है, मतलब एक वो पर्सन सफ़र कर रहा है हेपेटाइटिस सी वायरस से बट उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, वो एसिम्टोमेटिक होगा, कोई भी सिम्टम नहीं आएंगे। और इसके अंदर देखा जाए हेपेटाइटिस डी वायरस के अंदर तो इसमें को इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ ही हेपेटाइटिस सी वायरस आ जाएगा। ठीक है। इसमें सीवियर एक्यूट हेपेटाइटिस जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी। एक्यूट कंडीशन की बात करें तो जो अगर नॉर्मल हेपेटाइटिस है तो सीवियर एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाएगा। साथ में सुपर इन्फेक्शन होगा, लीड्स टू सीवियर क्रॉनिक हेपेटाइटिस। सुपर इन्फेक्शन होने की वजह से मतलब बी भी हो गया, अब डी भी हो गया, तो जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस का केस है वो भी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगा उसका। अगर हेपेटाइटिस ई की बात करते हैं तो यूजुअली माइल्ड और सेल्फ लिमिटिंग होता है इसका एक्यूट कंडीशन में। अब अगर मैं क्रोनिक इन्फेक्शन की बात करती हूँ, क्रोनिसिटी की बात करती हूँ, तो अप टू 80% केसेस के अंदर ये जो है क्रोनिक इन्फ्लामेशन में इन्फेक्शन में डेवलप करता है। कौन सा? हेपेटाइटिस सी सबसे ज़्यादा ये करता है। अप टू 80% केसेस में ये क्रोनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट होगा। सबसे ज़्यादा क्रोनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट कौन होता है? हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है। हेपेटाइटिस बी भी 90% में होता है, बट अगर वो वर्टिकली ट्रांसमिट हुआ हो, अगर वो वर्टिकली ट्रांसमिट होता है देन हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है वो भी 90% केसेस में, क्रोनिक केसेस में देखने को मिल सकता है। और हेपेटाइटिस डी वायरस जो होता है प्रोग्रेशन टू सिरोसिस इज रैपिड, सिरोसिस करवाता है बहुत जल्दी, क्योंकि हमने देखा को इन्फेक्शन हो गया, पहले से ऑलरेडी इन्फेक्टेड था और अभी सीवियर इन्फेक्शन हो गया हेपेटाइटिस डी की वजह से, सीवियर एक्यूट हेपेटाइटिस या सीवियर क्रोनिक हेपेटाइटिस हो गया। तो आगे सीवियर जैसी सिरोसिस जैसी कंडीशन जो है बहुत रैपिडली पर्सन के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है। उसके साथ इसमें कोई क्रोनिक इन्फेक्शन नहीं होता अगर पेशेंट इज इम्यूनो जो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल है उसमें कोई क्रोनिक इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलता। कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन वही है, क्रोनिक हेपेटाइटिस देखने को मिल सकता है, सिरोसिस या फिर हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, और एंड स्टेज ऑफ लीवर फेलियर जैसे कंडीशन जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगी। इसके अंदर रैपिड होता है, रैपिड सब कुछ बहुत जल्दी होगा। जैसे कैंसर होगा तो बहुत फास्ट आएगा, सिरोसिस होगा तो बहुत रैपिड होगा। सो हेपेटाइटिस डी वायरस। और इसके अंदर जो है हेपेटाइटिस ई की अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करूँ तो हाई मोर्टेलिटी होती है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। अगर प्रेग्नेंट वुमेन में हो जाए तो उसकी मौत तो होना बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी डेथ हो सकती है। फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर एंटी HCV, एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस, अगर वो पेशेंट एक्सपोज हुआ है उससे, तो अगर
एक्टिव वायरेमिया कंफर्म करना है कि उस पेशेंट के अंदर अभी भी एक्टिवली ये वायरस प्रेजेंट है, देन आप HCV RNA जो है वो सीरोलॉजी के अंदर देखेंगे, HCV RNA देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से anti-HDV होता है हेपेटाइटिस डी वायरस में, और HDV RNA अगर होता है एक्टिव वायरेमिया कंफर्म करने के लिए। इसी तरीके से हेपेटाइटिस ई वायरस के अंदर HEV IgM होता है। सो जैसे हम पहले बोल रखे हैं कि एम जो है वो हमेशा एक्यूट केसेस में होता है, तो हमको पता है कि सेल्फ लिमिटिंग होता है, माइल्ड होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं क्रोनिक पे कन्वर्ट होने का, तो इसके अंदर एक्यूट इन्फेक्शन होता है, anti-HEV IgM देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर LFT की बात करते हो तो LFT के अंदर आर ऑफन मिनिमली एलिवेटेड, बहुत थोड़ा बहुत एलिवेशन होगा, या फिर अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है तो फ्लक्चुएट करते रहेंगे, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसे। और हेपेटाइटिस डी वायरस जो होता है, LFT रिफ्लेक्ट अंडरलाइंग HBV स्टेटस एंड HDV एक्टिविटी, मतलब HBV भी देखने को मिलेगा, LFT के अंदर देखने को मिलेगा कि HBV का इन्फेक्शन भी है, साथ में HDV जो है हेपेटाइटिस डी वायरस जो होता है वो भी एक्टिवली है पेशेंट की बॉडी के अंदर है, ओके। और इसमें LFT जो है सेम HAV की तरह आएगा। HAV में क्या आया था कि LFT जो होता है राइज करता है विद इन 14 days ऑफ इन्फेक्शन एंड मे बी अब नॉर्मल बिफोर सिम्टम्स अपीयर। सो अपन ने देखा कि हेपेटाइटिस ई वायरस और हेपेटाइटिस ए वायरस जो होते हैं ये ऑलमोस्ट एक्यूट कंडीशन में ही देखने को मिलते हैं। सो इन दोनों का LFT सेम ही देखने को मिलता है, ओके। उसके बाद में अगर मैं मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो प्राइमरली डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल इसके अंदर होगा DAS, ठीक है। प्राइमरली डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल्स हम देते हैं पेशेंट को, ताकि हम सस्टेन्ड वायरोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो होता है उसको हम अचीव कर सकें। सो आपको ये याद रखनी है इस चीज़ को, ठीक है, कि हम पेशेंट को दास नाम से यूज आप याद कर सकते हो, प्राइमरली डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल, ऐसे एंटीवायरल जो डायरेक्ट एक्ट करती हैं ताकि हम अचीव कर सकें सस्टेन्ड वायरोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके अंदर हम HBV इन्फेक्शन जो है, पहले से पर्सन अगर HBV से इन्फेक्शन हो ही रहा है तो उसको हम ट्रीट करेंगे HBV को, साथ में पैग इंटरफेरोन जो होता है क्रोनिक केसेस के अंदर, पैग इंटरफेरोन जो है वो हम देंगे, और HBV वैक्सीन जो होते हैं वो हम पेशेंट को देते हैं ताकि आगे जाके HDV का इन्फेक्शन उसको ना हो, ठीक है। और इसी तरीके से हेपेटाइटिस ई वायरस जो है इसके अंदर हम मैनेजमेंट के लिए सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करवाते हैं, और साथ में कोई एंटीवायरल ड्रग वगैरह ऐसे कुछ स्पेसिफिक है नहीं, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप कवर कर लेता है खुद को, ठीक है। इम्प्रूव सैनिटेशन रखें, वाटर सप्लाई वगैरह साफ रखें, क्योंकि ये फिको ऑरल रूट जो है इससे ये सफ़र कर रहा था। सो ये हमारा हेपेटाइटिस A B C D और E, ये हमने तीनों पढ़े हैं यहाँ पे। सो हमने वायरस देख लिया, रूट ऑफ ट्रांसमिशन देख लिया, रिस्क फैक्टर्स देख लिए, एक्यूट में क्रोनिक में क्या होता है, इनका सबका इंक्यूबेशन पीरियड वगैरह हमने देखा है, इन्वेस्टिगेशंस देखी है, मैनेजमेंट देखा है एंड प्रिवेंशन देखा है। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।